हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक बोर्ड ट्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। नंबर सिस्टम के ऊपर हमने वहाँ बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर सब वहाँ पे पढ़े थे। तो जिसको इन नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो कृपया करके एक बार आप वो वीडियो जरूर देख ले। देन उसके बाद आप लोग हमारी एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो चेक करें या उसको देख लें, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आप जैसे आप लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे आपके पास एक टर्म लिखी हुई मिलेगी, यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। तो हम लोग बात करते हैं ये टर्म है क्या, इसका मतलब क्या है। तो आप लोग देखो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। तो सबसे पहले बात करते हैं एलॉगरिथम का। तो एलॉगरिथम का मतलब क्या होता है? एलॉगरिथम का मतलब होता है किसी काम करने की विधि। मतलब आपको कोई भी काम बोला जाता है, आपको बोला जाता है काम करना है, तो आप उसमें पहला स्टेप क्या कर लेते हैं, सेकंड स्टेप क्या लेते हैं, देन लास्ट स्टेप आप क्या लेंगे। तो एक ही स्टेप से आप उसी काम को करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट स्टेप से कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, नहीं ना। तो उसी को हम लोग एलॉगरिथम कहते हैं। मान लो मैंने कहा कि भाई आपको डिवाइड कराना है 23 को डिवाइड करना है 3 से, तो उसको डिवाइड कराएंगे तो 3 7 जा 21, तो कितना बचेगा 2। तो हमें पता है कि भाग करने की पहली विधि क्या है, भाग करने की विधि क्या है, नहीं है, तो इसी को बोलेंगे एलॉगरिथम। और यहाँ पे है डिवीजन, मतलब भाग करने की विधि। तो भाग करने की विधि तो हम चेक किया कि भाग हम कैसे करते हैं। और इससे पहले क्या है, यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस एलॉगरिथम को, इस विधि को बताया था, ठीक है। तो ये भाग करने की, यूक्लिड की जो भाग करने की विधि है उसी को यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम बोला जाता है। तो अभी मैंने चेक किया यहाँ पे क्या है। इसके अलावा एक टर्म और आती है इसके अंदर, लेमा। ये लेमा क्या होता है? लेमा क्या होगा, ये भी टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तो लेमा क्या होती है? लेमा का मतलब होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी ट्यूशन के अंदर, और उस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपको दूसरी स्टेटमेंट होगी, उसको प्रूव करना होगा, उसको साबित करना होगा, उसको सही करना होगा, ठीक है ना। तो लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट के बेस के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने की विधि आपको क्लियर होती है, उसको लेमा ही कहते हैं। अब बात करता हूं, मैंने कहा 23 को मैंने 3 से डिवाइड करवाया था तो 7 पे चला गया था और कुछ रिमाइंडर यहाँ पे बचा था। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक। इसके अलावा इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। डिविडेंड मतलब भाज्य। देन उसके बाद यहाँ पे जो 7 हमने लिखा, इस 7 का हम लोग क्या बोलेंगे? ये होता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब भागफल। देन तो यहाँ पे जो बचा है, जो वैल्यू आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर, शेषफल। इन चीजों के टर्म के बारे में सबको पता होना चाहिए कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको बता दें, रिमाइंडर की बात करी मैंने, तो आप मुझे बताइए इसका डिवाइजर क्या है 3। अगर आप किसी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? उसका रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, क्या 3 बच सकता है क्या रिमाइंडर? क्या 4 बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। क्यों? तो हमेशा रिमाइंडर 3 से छोटा ही रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है किससे?
डिवाइडर को मैं कैपिटल डी में लिखता हूँ, ठीक है ना। याद रखना जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है डिवाइडर से, लेकिन ये रिमाइंडर बड़ा होगा किससे, जीरो से, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। भाई जीरो बच सकता है, जीरो से बड़ी वैल्यू बच सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। आप स्टार लगा के इसको लिख सकते हैं। जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइडर से छोटा लेकिन जीरो के इक्वल या उसके बड़ा होगा। देन उसके बाद आप लोग देखेंगे, मैंने इसे क्या यहाँ पे लिखूं मैं 23 लिखा मैंने, और इस 23 को सब मैं ना लिखूं और मैं यहाँ पे इसका डिवाइडर दे दूं आपको 3 और फिर क्वेश्चन 7 दे दूं और देन उसके बाद रिमाइंडर 3 लिख दूं और मैं पूछूं भाई यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इसके बीच में जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब आपको जैसे ही देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के यहाँ आया होगा 23 फिर 21, यहीं पे मतलब 7 और 3 की मल्टीप्लाई तो 21 आया होगा। और आप मुझे बताइए कि 21 में किस संख्या के अंदर से माइनस करूं कि मेरा 2 आ जाए। तो आपको पता होगा भैया किस में से माइनस करना पड़ेगा, मुझे 23 के अंदर से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरा 2 बचेगा। इसका मतलब मेरा जो नंबर होगा वो कितना होगा, 23 होगा। तो मतलब अगर मुझे 23 यहाँ से लेके आना था तो मुझे किन किन की मल्टीप्लाई करवानी थी, 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करवानी थी। देन मुझे क्या ऐड करवाना था, 2 ऐड करवाना था, ठीक है। 23 हम कैसे लेके आए, 23 में लेके आए 3 इंटू 7 प्लस में 2। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, मुझे कोई भी नंबर चाहिएगा तो मैं नंबर लिख सकता हूँ कैसे, d इंटू में क्यू, तो डिवाइडर इंटू में क्यू शायद प्लस में रिमाइंडर। बात समझ आ रहा है ना, नंबर भी निकालना है मुझे, तो कैसे, डिवाइडर इंटू में क्यू शायद प्लस में रिमाइंडर। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहूँ तो नंबर को मैं लिख दूँ a और डिवाइडर को मैं लिख देता हूँ b क्यू प्लस में r। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टार बना के इसको भी मार्क कर। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर कोई नंबर में फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, b2 प्लस में r होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है लेकिन जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। चलिएगा, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यूक्लिड ने एक और किया था, यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF, यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे क्या भाई HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, HCF सभी बता देंगे कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे कि मैं कहूँ कि भाई 8 और 12, इसका मुझे HCF निकाल के बताओ। मैंने कहा 8 और 12 का HCF निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा फैक्टर, फैक्टर मतलब उसके टुकड़े बनाने, मतलब कोई ऐसे इसके कौन से टुकड़े हो सकते हैं, जैसे कौन सी क्या हो सकती है जो इनको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो मुझे बताओ 8 के ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 8 के ऐसे फैक्टर मतलब एक इसको 8 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, तो 4 कर सकता है, 5 6 7 नहीं कर सकता, तो 8 खुद भी 8 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे में अगर 12 की बात करूंगा तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, देन के बाद 12 से भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, ओके। 8 के मैंने फैक्टर बनाए, मतलब 8 के बाद संख्या लिखी मैंने, तो 8 को डिवाइड कर देते कम से कम, जो कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 12 की मैंने वो संख्या लिखी जो 12 को कंप्लीट डिवाइड कर देती है। अब देखो फैक्टर हमारा काम हो गया, उसके बाद कॉमन। तो कॉमन चेक करेंगे, कॉमन क्या कहते हैं, उसमें 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ओके, कॉमन भी हमें फाइंड आउट करनी है। जब फैक्टर बनाए इसके बाद हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, उसके बाद हाईएस्ट देखना है, मतलब जो कॉमन है उनमें से हाईएस्ट चेक करो। तो कॉमन में से हाईएस्ट क्या है, 4। इसका मतलब इनका जो HCF होगा ना वो कितना होगा, 4। बात समझ रहे हैं। HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे क्लासों में आप लोग सीखेंगे इन चीजों को कैसे कैसे HCF निकालते हैं, बट मैंने मोटा मोटा बता दिया। HCF का मतलब क्या होता है, मतलब फैक्टर उसमें से कॉमन, और उनमें से कॉमन में से होगा जिनमें से सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या है, HCF। बट हमें यहाँ सीखना क्या है, इक्लूड की जो डिवीजन है उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, उससे भी फाइंड आउट करना है HCF, ठीक है। ऐसे हम तरीके बहुत सारे लगा सकते हैं निकालने के, बट हमें यहाँ पे स्पेशल तरीका सीखना है इक्लूड का डिवीजन मेथड,
देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझे ना 8 का और 12 का क्या करना है, HCF निकालना है, वो भी किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहला काम मेरा ये होगा, आप उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करेंगे, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और हमेशा याद रखना बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम लोग डिवाइड करवाएंगे। चलो भाई डिवाइड करवाना सबको आता है ना, बिल्कुल आता है। तो डिवाइड करवाइए, कितने पे जाएगा, सबसे पहले 1 पे जाएगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और जो रिमाइंडर बचा है 4 उस रिमाइंडर को क्या बना देना है, उसको बना देना है डिवाइजर, उसको क्या बना देना है डिवाइजर। और जिससे हम पहले डिवाइजर था, पहले वाले जो पहले डिवाइजर था जिससे पहले भाग कर रहे थे, उसको क्या बना देना है, उसको बना देना है डिविडेंड। ठीक है, उसको भाग कराया, उसको वही करना है, भाग करवाना है। तो कितने में जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 जाएगा तो कंप्लीट भाग हो जाएगा। और जहां पे कंप्लीट भाग हो गया वही हमारा क्या है, HCF, वही हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, एक अलग संख्या और लेता हूं मैंने कहा भाई बताइए 10 का और 35 का अच्छे बताइए निकाल के क्या होगा, वो भी किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ठीक है, वही सेम करेंगे, बड़ी संख्या को पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड करवाएंगे तो कितने में जाएगा, 10 या 30, कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। अब जो 5 बचा इसको क्या बना देना है, डिवाइजर बना देना है। देन उसके बाद जो पहले डिवाइजर था उसको क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। और अब कितने पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा और कंप्लीट डिवाइड होगा। जहां पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो उससे पहले वाला जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। बात समझ रहे, होप कि आप सब लोग ये यूक्लिड जो डिवीजन मेथड है इसको आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कि HCF निकालना है, या हमें बस जो चीजें मैंने बताई है इसमें बेसिक चीजें मैं समझा चुका हूँ, उसके बेस हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है HCF। 3 पार्ट है, मैं 2 पार्ट इसमें से करवा दूंगा, बाकी एक पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। 135 एंड 225 225 इनका यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करते हुए, यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करते हुए इनका अच्छे फाइंड आउट करना है। तो वही बड़ी संख्या को सबसे पहले छोटी संख्या से हम लोग डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड करवाएंगे तो कितने पे डिवाइड होगा भाई, 1 पे। और डिवाइड करवाना आता है सबको, बार बार बताना नहीं पड़ रहा चाहिए। 0 कितने बचेगा, 9। अब ये डिवाइजर बनेगा, 135 क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर से कितना बचेगा, 45। और जैसे 45 बचा तो 45 क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और 90 क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब कितने पे जाएगा, 2 पे। तो कितना बचा भाई, 0। ठीक है, जब तक हमें ये प्रोसेस में कब तक करनी है, ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक वो कंप्लीट भागे ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट भाग नहीं होता तो और आगे ये स्टेप कर रहा होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो उससे पहले वाला हमारा क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है हमारा, HCF होगा। बात समझ रहे, तो भाई बस सेम प्रोसेस। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर, तो बाकी बच्चे हुए 2 क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 कह रहा है कि ये ऑड इंटीजर है, ये शो करिएगा। ठीक है, इनको शो करना है कि ये ऑड इंटीजर है कि नहीं, इनको फॉर्म इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते हैं। वेयर q इज सम इंटीजर, क्यों वहां पे क्या है, कुछ इंटीजर है। हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि कोई नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a = bq + में r। a यहाँ पे क्या होता है, नंबर होता है, b यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर होता है, q क्वोशिएंट होता है, r रिमाइंडर होता है। ये चीज हमने थोड़ी देर पहले 2-4 दिन पहले इसको सीखा था। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं संख्या को लिखूं, मतलब a = 6q + 1 लिख रहा हूं मैं, तो आप लोग चेक करिए एक बार। तो 6q + 1 मतलब ये क्या है, आपका डिवाइजर है, ये क्या है, क्वोशिएंट है, +1 क्या है, रिमाइंडर है। इसका मतलब 6 क्या है हमारे पास में, क्यों किसी क्या है, डिवाइजर।
और अगर मैं किसी संख्या को 6 से डिवाइड करूं, देखो 6 सब में है, 6 डिवाइडर है, अगर मैं किसी संख्या को 6 से डिवाइड करूं तो भाई मेरा रिमाइंडर क्या क्या बन सकते हैं, बताओ शाबाश। 1 2 3 4 5 6 तो बच नहीं सकता ना। रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर के बारे में बताया, रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा ही बचेगा और 0 से बड़ा है, 0 इक्वल बचेगा। तो मतलब 0 से लेकर 5 तक रिमाइंडर बच सकते हैं। तो अगर 0 से लेकर 5 तक रिमाइंडर बच सकते हैं तो मेरी संख्या और क्या क्या बन सकती है, मेरी संख्या ये बन सकती है 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, उसके बाद 6 क्यूब प्लस में 2, उसके बाद मेरी संख्या बन सकती है 6 क्यूब प्लस 3, उसके बाद बन सकती है 6 क्यूब प्लस में 4, उसके बाद बन सकती है 6 क्यूब प्लस में 5। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर में 0 से लेकर 5 तक बच रहे हैं तो भैया अपने पास में जो संख्या बनेगी यही बन सकती है। अब मुझे बताओ 0 का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, हटा देता हूँ, जैसे 2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो बताओ कितना बचेगा, अंदर बचेगा 6 क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे 2 कॉमन आया तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी ना, 2 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल होगी। अगर 2 से डिवाइड हो रही है मतलब दो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, वो संख्या कौन सी संख्या होती है, वो संख्या होती है इवन नंबर, वो संख्या क्या होती है, इवन नंबर होती है। सेम इस संख्या की बात करूं मैं तो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर बचेगा 6 क्यूब प्लस में 1, 2 कॉमन आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, इवन है। इसी प्रकार इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेने की बात करूं तो अंदर बच सकता है 6 क्यूब प्लस में 2, तो यहाँ पर भी 2 है तो 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, इवन नंबर। बट हमें तो बताना ये था कि भाई ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 ऑड इंटीजर है कि नहीं है, ऑड नंबर्स है कि नहीं है। तो भाई आपको पता है ये इवन है तो इसमें क्या 2 कॉमन हो सकता है, जब 2 कॉमन ही नहीं है तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं इसमें ऑड है। यहाँ पर भी कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, यहाँ पर भी कोई संख्या 2 मतलब 2 कॉमन, 2 कॉमन ही नहीं आ रही है, ऑड है। तो लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 इज ऑड इंटीजर्स। बात समझ आए? तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने वही यूज करना है जो अभी तक हम लोग किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 30 मेंबर। ठीक है, 616 मेंबर हैं किसी आर्मी के अंदर, 616 और वो 32 मेंबर के पीछे उनको क्या करना है, मार्च करना है और उनको तो 2 कॉलम के अंदर रखना है। तो बताइए मैक्सिमम कितने मेंबर्स को हम उस कॉलम के अंदर रख सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें इन दोनों का क्या निकाल देना है, हमें इन दोनों का निकाल देना है HCF, हमें इन दोनों का निकाल देना है, HCF निकाल देना है, और जो भी HCF पाएगा तो वो एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स को रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। कह रहा है 3m plus 1 की फॉर्म में रखा जा सकता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, ये बोला है। ओके, तो देखो भाई वही हम लोग बात करेंगे, इसका जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, b³ प्लस में r, यही है ना। अब मुझे बताओ यहाँ की बात करो तो इसको मैं ले सकता हूँ ना 3m प्लस 0, अगर सेकंड को लिखूंगा तो 3m प्लस 1। मुझे बताओ अगर यहाँ पे 3 क्या है, 3 क्या है, डिवाइजर है, m क्या है, m यहाँ पे एक कोई इंटीजर्स दिया हुआ है प्लस 0। अगर मैं यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, इसका मतलब किसी संख्या को मैं 3 से डिवाइड करा रहा हूँ, 3 मेरा डिवाइजर रहा होगा। अगर मैं 3 डिवाइजर रहा होगा तो भाई मुझे बताइए कि इसका जो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर ये हो सकते हैं तो उन संख्याओं को क्या क्या लिख सकता हूँ, उन संख्या को लिख सकता हूँ मैं b, या b तो हमारे पास 3 है, b³ प्लस में 0, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 3³ प्लस में 1 एंड उसके बाद लिख सकता हूँ 3³ प्लस में 2। ये संख्या हो सकती है, लेकिन बोला है क्या उनका स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 है तो डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9³ अगर यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 3³ बचेगा। और हमें पता है कि जो इन
इस क्यू की जगह कोई वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो वहां पे वो किस चीज को हो जाएगा, कोई इंटीजर निकल के आएगा तो उसको मैं रख सकता हूँ ना 3 कोई भी वैल्यू क्यू की जगह कोई भी वैल्यू रख के हम सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई मेरे पास इंटीजर्स कोई भी नंबर निकल के आएगा और उस नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूँ तो 3 इसी प्रकार मुझे इसका भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अगर यहां से देखो इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं तो 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, देखो 3q स्क्वायर प्लस में 2q और बाहर प्लस में 1। अब इनकी जगह भी मैं q रख के वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी और जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं इसके लिए आम से। तो इसके लिए पूरे जगह आम तो 3 आम प्लस में 1 बात समझ रहे हैं। उसके बाद इसका भी स्क्वायर करना है मुझे, स्क्वायर करेंगे तो वही a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस में 2ab 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहां से जब कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं तो अब मुझे तो इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 3 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। 3 कॉमन ले लो तो 3q स्क्वायर प्लस में 4q, इस 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 और बाहर तो क्या बच गया 1। अब इस वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है q की वैल्यू रख के, q की कोई भी वैल्यू रख के मैं सॉल्व करूंगा तो कोई ना कोई मेरे पास नंबर निकल के आएगा तो इसके बराबर है अंटे प्लस में 1। ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी थी कि भाई अगर मुझे किसी और इंटीजर का किसी भी इंटीजर का मुझे स्क्वायर करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका वो किस फॉर्म में लिखी जा सकती है 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म में रखी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है, आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।